हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार चंद्रवाल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झालावाड़ से। आज आपको जो अपना हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट का एक और जो मेथड है, जो कि आपका क्या है मेगर, उसके बारे में अब आज अपन इस सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा मेगर। ठीक, तो मेगर क्या है? मेगर जो भी आपका हाई रेजिस्टेंस है, जो चाहे वो किसी भी केबल का हो या वाइंडिंग का हो या केबल के इंसुलेशन का हो, उसका अपन हाई रेजिस्टेंस इस मेथड के थ्रू इजीली अपन उसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन देख रहे थे कि मेगर हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट में काम में लिया जाता है। जैसे कि केबल का आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस हो गया, मोटर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस है, या ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इन सभी के मेजरमेंट के लिए आपका क्या है मेगर काम में अपन लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक तो कॉम्पैक्ट साइज में होता है, साथ ही साथ इजीली अपन इसको क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। इसलिए बहुत जगह जो मेगर है आपका है रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको मेगोमीटर भी कहा नाम से जाना जाता है, मतलब इसको दूसरा जो नाम कह सकते हैं कि अपन मेगोमीटर भी इसको कहा जाता है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल मतलब बिल्कुल उसी तरह है जिस प्रकार अपन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का अपन वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में अपन ने देखा था कि अपन देखते हैं कि वर्किंग जो प्रिंसिपल उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर अपन किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर क्या है, एक मैकेनिकल फोर्स अप्लाई होता है या जनरेट होता है, जिसके कारण फिर वो आपका वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मूवमेंट करता है। ठीक है, तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पर मेगर में लागू होता है कि इसमें क्या है, अपन एक करंट कैरिंग कंडक्टर या अपन बोले कोयल। ठीक है, करंट कैरिंग कोयल होंगी। उन कोयल को क्या है, एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो उन कोयल्स में क्या है, आप करंट फ्लो करवाते हैं और करंट के कारण में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड आपका जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है, या आपके दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करके फिर आपके क्या है, एक टॉर्क जनरेट करता है, या दूसरे शब्दों में बोल लेते हैं कि मैग्नेटिकली फोर्स जनरेट करता है, जिसके कारण फिर आपका जो स्क्वेल से कनेक्टेड जो भी आपका पॉइंटर है वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। ठीक है, तो मेगर का वर्किंग प्रिंसिपल मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट के वर्किंग प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो वह कंडक्टर मैकेनिकली फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो कि आपका क्या जनरली क्या होता है, टॉर्क होता है। ठीक है, तो इस मैकेनिकल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है आपका जो करंट का, और जो आप जिस मैग्नेटिक फील्ड में आप इसको रख रहे हो उन दोनों की स्ट्रेंथ, साथ ही साथ उनकी डायरेक्शन। मतलब आपकी करंट की डायरेक्शन क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, साथ ही साथ आप जिस मैग्नेटिक फील्ड में उस करंट कैरिंग कंडक्टर को रख रहे हो उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, या उस मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक लाइंस जो आपकी जा रही हैं। ठीक है, उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो इन दोनों पर आपका जो भी मैकेनिकल फोर्स है उसकी डायरेक्शन, साथ ही साथ उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अगर अपन यहाँ पर फर्स्ट केस मानेंगे, अगर अपन जो अपना जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस है, सपोज करें अपन कोई केबल है उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस अपन टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर उसका रेजिस्टेंस हाई है तो जो आपका पॉइंटर है वो क्या करेगा, जो आपका इन्फिनिटी स्केल पे उसको क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा वहाँ पर, जो पॉइंटर की पोजीशन है वो इन्फिनिटी के ऊपर होगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपका रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन बहुत कम है, लो है, तो पॉइंटर आपका है वो क्या है, जीरो पोजीशन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, इसमें सामान्यतः इंसुलेशन रेजिस्टेंस की एक नॉन वैल्यू के रेजिस्टेंस से तुलना की जाती है। मतलब अपना क्या है, जो अभी आपका टेस्ट रेजिस्टेंस है या जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, उसको अपन जनरली क्या कंपेयर करते हैं किससे, एक नॉन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब एक रेजिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू अपन को पता होगी, उससे कंपेयर किया जाता है उसका। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या होता है, अन्य जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी तुलना में ये क्या होता है, अधिक एक्यूरेट होता है। मतलब अदर जितने भी आपके मेजरमेंट के जो मेथड्स हैं उन सभी मेथड्स की तुलना में क्या होता है,
अधिक एक्यूरेट होता है, हाईली एक्यूरेट होता है, एक्यूरेसी इसकी अच्छी होती है। ठीक, अब अपन बात करें कंस्ट्रक्शन ऑफ मेगर। ठीक है, तो मेगर में क्या है जनरली, अगर अपन अभी डायग्राम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, एक तो क्या होता है हैंड ड्राइव डीसी जनरेटर होता है। ठीक है, या तो आप बैटरी सोर्स भी अप्लाई कर सकते हो, बट जनरली अपन एक हैंड ड्राइव डीसी जनरेटर यूज़ करते हैं। साथ ही साथ उसमें एक डायरेक्ट ओम मीटर भी होता है जो डायरेक्टली आपको रेजिस्टेंस की टर्म में आपको रीडिंग देता है। ठीक है, इसमें दो कोइल्स होती हैं, एक करंट कोइल होती है, एक पोटेंशियल कोइल होती है। ठीक है, और ये जो कोइल्स हैं क्या है, आप रोटेट करने के लिए क्या रहती है, फ्री रहती है। जो आपके परमानेंट मैग्नेट्स हैं उनके बीच क्या है, कॉमन एक्सिस पर ये दोनों कोयल आपको रोटेट करने के लिए फ्री रहती है, स्वतंत्र रहती है। ठीक है, जनरेटर टर्मिनल तथा टेस्ट टर्मिनल लाइन के बीच रेजिस्टेंस R1 के सीरीज में करंट कोयल को कनेक्ट किया जाता है। डिफ्लेटिंग सर्किट रेजिस्टेंस R1 करंट तथा इंस्ट्रूमेंट की रेंज को नियंत्रित करता है। मतलब जो आपके करंट कोयल है उसको अपन कहाँ कनेक्ट करते हैं, एक तो जनरेटर के टर्मिनल से और दूसरा टेस्ट लाइन के टर्मिनल। इन दोनों के बीच अपन क्या करते हैं, रेजिस्टेंस R1 के सीरीज में, इसमें क्या एक रेजिस्टेंस R1 लगा होता है, उसके सीरीज में अपन को करंट कोयल को कनेक्ट करते हैं। साथ ही साथ ये जो R1 रेजिस्टेंस है इसको बोलते हैं अपन डिफ्लेक्टिंग सर्किट रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि ये आपका जो करंट कॉइल में जब करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट के मैग्नीट्यूड साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट की जो आपकी रेंज है उसको, या उसकी जो स्केल है उसको कंट्रोल करता है। ये आपका रेजिस्टेंस R1, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग सर्किट रेजिस्टेंस। ठीक है, पोटेंशियल कॉइल को आप कहाँ कनेक्ट करेंगे, पोटेंशियल कॉइल को अपन जो जनरेटर आपका टर्मिनल है, जनरेटर के जो दोनों टर्मिनल है उसके अक्रॉस इसको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इस कोयल के सीरीज में आपका क्या होगा, एक कंपनसेटिंग कोयल होती है तथा पोटेंशियल रेजिस्टेंस एक R2 भी आपका इसके साथ में कनेक्ट किया जाता है। मतलब जो आपकी पोटेंशियल कोयल है वो सीरीज में होगी कंपनसेटिंग कोयल के तथा प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस R2 के, साथ ही साथ किसके सीरीज में होगी, ये रेजिस्टेंस R2 और एक कंपनसेटिंग कोयल के। ठीक है, तो ये था कंस्ट्रक्शन। अगर आप अपन डायग्राम से देखें तो अपन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो टेस्ट टर्मिनल है वो कौन से आपके कैपिटल E और L। तो इन दोनों के बीच आप जिस रेजिस्टेंस का आपको रेजिस्टेंस निकालना है, जो टेस्ट रेजिस्टेंस है उसको E और L के बीच अपन कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका डिफ्लेक्टिंग सर्किट रेजिस्टेंस R1 है। R1 के सीरीज में अपन ने क्या लगाया, ये करंट कोइल अपन। ठीक है, या डिफ्लेक्टिंग कोइल जिसको बोलेंगे। ठीक है, तो इसके सीरीज में अपन ने कनेक्ट किया है, और ये किसके बीच कनेक्ट है, आपके जो भी आपका लाइन है और आपका जो बोले तो अपन जनरेटर है, जो आपका हैंड ड्राइव जनरेटर है उसके सीरीज। ठीक है, ये आपका कंट्रोल सर्किट रेजिस्टेंस है जो कि क्या है, R2 है। R2 के सीरीज में अपन ने क्या कनेक्ट करी है, पोटेंशियल कोयल या PC जिसको अपन बोलें। और ये किस किस के बीच कनेक्टेड है, आपके जो दोनों टर्मिनल है जनरेटर के, जो आपका DC जनरेटर है उसके जो दोनों टर्मिनल है उनके बीच अपन ने इसको कनेक्ट किया है विथ सीरीज, किसके सीरीज के साथ, R2 रेजिस्टेंस सीरीज के साथ। ठीक, ये आपका पॉइंटर है, ये परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, साथ ही साथ ये एक DC जनरेटर है, तो DC जनरेटर का पूरा सिस्टम बना रखा अपन ने। ये स्केल है, ये 0 पोजीशन है और ये इनफाइनाइट पोजीशन है। ठीक है, तो अब जो है आपका एक गार्ड टर्मिनल है। गार्ड टर्मिनल आपका क्या करेगा, वही जो लीकेज रेजिस्टेंस है उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, उसके इफेक्ट आपके मेजरमेंट पे नहीं आए उसको दूर करने के लिए अपन ने गार्ड टर्मिनल यूज़ किया है। ठीक है, टेस्ट टर्मिनल के ऊपर एक गार्ड रिंग प्रोवाइड की जाती है। इसमें एक गार्ड टर्मिनल भी होता है जिससे गार्ड रिंग को इंसुलेशन के ऊपर लपेटे गए वायर से कनेक्ट किया जाता है। मतलब एक अपन को गार्ड टर्मिनल अपन एक प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि आपका जो लीकेज रेजिस्टेंस के कारण जो मेजरमेंट में एरर आता है वो एरर नहीं आए। इसीलिए अपन क्या करते हैं, गार्ड टर्मिनल भी इसमें प्रोवाइड कराते हैं। और गार्ड टर्मिनल के लिए अपन क्या करते हैं, एक गार्ड वायर लेते हैं, उसके सीरीज में एक गार्ड रिंग अपन यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। जनरेटर से उत्पन्न जो टेस्ट वोल्टेज होता है वो जनरली आपका 250 वोल्ट, 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट की टर्म में होता है, की वैल्यूज में होता है। ठीक है,
तो जो 250 वोल्टेज है वो अपन मीडियम वोल्टेज अप्लायंस के लिए यूज करते हैं। जो 250 से ऊपर वोल्टेज जो भी है वो हाई वोल्टेज अप्लायंस के लिए अपन इसको यूज में लेते हैं। ठीक है, अब बात करें मेगर की वर्किंग। इससे पहले अपन ने क्या देखा, इससे पहले अपन कंस्ट्रक्शन देख लिया था। कंस्ट्रक्शन में सीधी की एक तो हैंड ड्राइव जनरेटर होता है, साथ साथ उसके एक आपका ओम डायरेक्ट रीडिंग ओम मीटर होता है जो आपको डायरेक्टली रेजिस्टेंस के टर्म में वैल्यू देता है। 2 कॉइल होती हैं, करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल। ठीक है, 2 रेजिस्टेंस होते हैं। रेजिस्टेंस R1 के सीरीज़ में आप करंट कॉइल कनेक्ट करते हो और रेजिस्टेंस R2 के सीरीज़ में आप क्या करते हो, पोटेंशियल कॉइल को कनेक्ट करते हो। ठीक है, और साथ ही साथ आपका क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होते हैं इसमें, जो कि परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक गार्ड टर्मिनल होता है जो कि आपका लीकेज रेजिस्टेंस के कारण जो भी आपका मेजरमेंट में एरर आ सकता है उस एरर नहीं आए, इसलिए अपन एक गार्ड टर्मिनल भी यहाँ पर एक प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब अपन बात करें वर्किंग की। तो वर्किंग में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अपन ने जो टेस्ट टर्मिनल हैं जो कि आपको कौन कौन से हैं, कैपिटल E और L, इन दोनों के बीच अपन क्या करेंगे, कोई भी एक टेस्ट रेजिस्टेंस अपन ने कनेक्ट किया तथा जनरेटर से एक फिक्स वोल्टेज अपन ने जनरेट किया। ठीक है, तो करंट कॉइल तथा पोटेंशियल कॉइल में क्या होगा, उन जनरेटर के जो जनरेटेड वोल्टेज के कारण, जो डीसी जनरेटर है उसने जो वोल्टेज प्रोड्यूस किया उस वोल्टेज के कारण आपका क्या है, आपके करंट कॉइल में भी करंट फ्लो होगा और साथ साथ पोटेंशियल कॉइल में भी करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो क्या होगा, एक तो आपका परमानेंट मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो, साथ ही साथ जो दोनों कॉइल्स हैं आपके उनके उनमें करंट फ्लो होने के कारण उनका भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट होगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करके एक मैकेनिकली फोर्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि आपका क्या होगा, टॉर्क होगा। और उस टॉर्क के कारण फिर आपका जो पॉइंटर है वो आपका मूव करेगा, मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो जो पॉइंटर जो डिफ्लेक्शन देगा वो डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ आपके किसके देगा, रेजिस्टेंस के रूप में देगा, क्योंकि जो उसका डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, आपके टेस्ट रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। इसलिए जो आपको रीडिंग मिलेगी मेगर के थ्रू डायरेक्टली वो आपको टेस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू के रूप में आपको आउटपुट उसमें मिलेगा। अब यदि आपका जो टेस्ट रेजिस्टेंस है वो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो जो आपका पॉइंटर है वो क्या करेगा, इनफाइनाइट पे इंडिकेट करेगा। और यदि इसी प्रकार अगर आपके टेस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है तो वो 0 पोजीशन पर जो आपका पॉइंटर है उसको इंडिकेट करेगा। जो पॉइंटर है वो आपको 0 पोजीशन पे आपका आ जाएगा और 0 पोजीशन को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि जो मेगर की वर्किंग है वो किस प्रकार होती है। अब अपन बात करें कि एप्लीकेशन ऑफ मेगर को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल है या कोई भी इंसुलेटर है उसका अपन इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अपन इस मेगर के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, उसका डिटरमाइन कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है या कंपोनेंट्स है उसकी टेस्टिंग की जा सकती है। टेस्टिंग से सीधा मीन्स है कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो ऐसा ही है कि नहीं है, या उस केबल को अपन केबल है या कोई भी कंपोनेंट है उसकी अपन एक्चुअल स्थिति अपन क्या करें, बता सकते हैं कि उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं। मोटर और ट्रांसफार्मर आदि की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। बैटरी, रिले, ग्राउंड कनेक्शन, इन सभी आदि की क्या टेस्टिंग कर सकते हैं अपन की बैटरी आपके सही है कि नहीं है, जो रिले है उसका जो रेजिस्टेंस है सही है कि नहीं है, ग्राउंड कनेक्शन आपका प्रॉपर है कि नहीं है। रेलवेज में इसको यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ जितनी भी इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं उनमें भी आपका मेगर का यूज किया जाता है। अब अपन देख लेते हैं कि एडवांटेज क्या है मेगर के। तो पहला तो है कि यह हाईली एक्यूरेट होता है, एक्यूरेसी अच्छी होती है। दूसरा, चीपर होता है, सस्ता होता है। ठीक है, थर्ड है आपका इसको आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आती। साथ ही साथ फोर्थ है आपका कैरी करना आसान रहता है, इसके ऊपर आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, अपन कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। साथ ही साथ इसकी जो रिलायबिलिटी है वो भी अच्छी होती है और इसका जो लाइफ स्पान है या जो इसका लाइफ टाइम है वो भी क्या होता है, इसका ज़्यादा होता है। इसलिए क्या
फ़ायदे हैं, इसलिए मेगर को जनरली मोस्ट ऑफ जगह इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। डिसएडवांटेज में बात करें तो जो इलेक्ट्रॉनिक टाइप मेगर है उनकी तुलना में एनालॉग मेगर में जो अपन क्या है रीडिंग जो नोट करना रहता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि डिजिटल में तो क्या है या इलेक्ट्रॉनिक में तो अब क्या है डायरेक्ट डिजिटली फॉर्म में आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है, बट जो एनालॉग मेगर होते हैं उनमें जो स्केल के ऊपर जो रीडिंग नोट करना होता है, जो रीडिंग अपन को पढ़ना होता है वो थोड़ा टिपिकल होता है, इसलिए ये एक तरह से इसका जो एनालॉग मेगर है उसका ये डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, तो ये था अपना मेगर, जो कि आपका एक अनदर मेथड है किसका, हायर रेजिस्टेंस मेजरमेंट का। ठीक है, तो इसके अंदर अपन ने देखा कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखा कि मेगर होता क्या है, उसके बाद फिर अपन ने इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा, वर्किंग प्रिंसिपल के बाद फिर अपन ने इसका कंस्ट्रक्शन देखा, कंस्ट्रक्शन के बाद फिर अपन ने इसका डायग्राम देखा कि कनेक्शन कैसे होता है, डायग्राम क्या होता है, डायग्राम के बाद फिर अपन ने इसका वर्किंग देखी कि किस प्रकार ये कार्य करता है, फिर उसके बाद इसके अपन ने एप्लीकेशन देखे, एप्लीकेशन के बाद फिर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेगर है ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू।